धन्यवाद नीतू जी। मैं अभिवादन करती हूँ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का और मेरे अपने परिवार महाविद्यालय सदानंद कॉलेज का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। आपने बता ही दिया है, समय की सीमा को ध्यान में रखना है, तो मैं अभिवादन की श्रृंखला में बस सबसे पहले हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं, आदरणीय विनय विद्यालंकार जी का भी अभिवादन करती हूँ। और सर को मैं भी सुनना चाहूंगी। अच्छा है आपने लास्ट में रखा, क्योंकि सर को बताना चाहती हूँ कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से मेरा भी कहीं ना कहीं सहज नाता है, क्योंकि मेरे पिताजी ने एमए बीए की शिक्षा वहीं से प्राप्त की। 72-71 में वो एमए किया था, और तो मैं अपने को बचपन से ही जुड़ा महसूस करती हूँ गुरुकुल कांगड़ी से। वेदालंकार अलंकार उन्होंने उपाधि ली थी। और मेरे साथ जो आज का जिनका वक्तव्य रहेगा, प्रदीप कुमार जी, अखिलेश दुबे सर, उन सबका भी मैं अभिवादन करती हूँ। ज्यादा समय ना लेते, शुरुआत में जो करूंगी एक उदाहरण से करूंगी, कि जिसमें है कि पाठ्यक्रम की रचना करते समय अतीत का आधार लेकर वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखना होगा। इस हेतु प्रत्येक विषय की शुरुआत से उस विषय का भारतीय इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा की योजना का एवं राष्ट्रीय योजना का तालमेल हो। इसमें भौतिकता एवं आध्यात्मिकता, व्यवहारिकता तथा सिद्धांत का समन्वय हो। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार रचना हो। इसमें भी गांवों एवं जनजातीय क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जाए। ये मैंने जो उद्धरण पढ़ा है, जिसे कोट किया है, ये है आदरणीय अतुल कोठारी जी का। और ये जो पुस्तक है, ये जो मैंने उनका उद्बोधन था, आज शिक्षा नीति तो जुलाई 2020 से लागू हुई है, मगर 6-7 वर्ष पहले मैंने पढ़ा था। तो ये देखिए कि एक लंबी एक शिक्षा नीति के पीछे हम सभी जानते हैं कि बहुत लंबा जो एक कह लो कि होमवर्क रहा है, उसमें आदरणीय कोठारी सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब बात की जाए जो आज का विषय है कि भारतीय भाषाएं और अनुवाद। अब भारतीय भाषाएं हैं और अनुवाद की जब हम बात करते हैं, उनके संवर्धन की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो बात आती है, उसके पीछे क्या सोच है, भारतीय भाषाओं के बारे में जानने की शिक्षा नीति में इनके बारे में क्यों विचार विमर्श है। तो सबसे पहले एक जब हम पढ़ना शुरू करते तो बात आती है कि सांस्कृतिक जागरूकता की। तो सांस्कृतिक जागरूकता या सांस्कृतिक जागरण किसके माध्यम से हो सकता है? निश्चित तौर से किसी विदेशी भाषा के माध्यम से हमारा सांस्कृतिक, हमारे कम से कम हमारे देश का, भारत का सांस्कृतिक जागरण तो विदेशी भाषा के माध्यम से नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय भाषाओं की बात होती है, भारतीय भाषाओं के संवर्धन की बात होती है। इसके बाद दूसरी कड़ी आती है आत्मसम्मान की। इसमें जिक्र भी क्या कि विद्यार्थियों के में आत्मसम्मान का निर्माण हो। अब ये आत्मसम्मान रखने की शिक्षा नीति के प्रारूप में क्यों जरूरत पड़ी? अक्सर बच्चे, बड़े भी, अंग्रेजी आती हो या ना आती हो, उसे बोलते समय गर्दन ऊंची रखते हैं और हिंदी या अपनी क्षेत्रीय भाषा को लेकर थोड़ा हिचकते हैं। तो ये आत्मसम्मान का भाव जागृत करना, ये भी शिक्षा नीति और भारतीय भाषाओं में, कि अपनी भाषा अगर प्रयोग कर रहे हो तो गर्व के साथ करो, गर्व के साथ कहो कि भाई ये हमारी भाषा है। अभी पिछले दिनों मैं इसी आत्मसम्मान या आत्मविश्वास का ही एक उदाहरण अगर मैं लूँ तो मैं उस ये कौन बनेगा करोड़पति में मैम क्या ये सहवाग आए थे, हमारे क्रिकेटर, तो उन्होंने भी एक बात कही जब वो कि भाषा को लेके कि इंटरव्यू देना पड़ता है, कह रहे क्रिकेट ग्राउंड में सिक्सर फोर मार लेना आसान है, मगर जब वो इंटरव्यू का आता है तो वो, उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में बोलना या अंग्रेजी में जवाब देना मेरे लिए एक तरह का मेंटल चैलेंज था। अब ये मेंटल चैलेंज क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक टेरर क्रिएट कर देती है भाषा। तो उस आतंक से एक तरीके से मुक्ति दिलाने की बात भी कहीं ना कहीं शिक्षा नीति, क्योंकि आत्मविश्वास अगर हम अपनी भाषा के प्रति पैदा करेंगे तो अपने आप ही वो उससे मुक्ति मिलेगी। या
आत्मसम्मान की भाषा भी अगर इसे बनाएंगे। इसके बाद इसी कड़ी में बरसों पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक साहित्य के जनक माने जाते हैं और उनको जगह जगह शिक्षा नीति के संदर्भ में कोट भी की जा रही है, उनकी एक लाइन कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। तो वहां भी वो यही कहते हैं कि बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिये का शूल, कि हम 50 चीजें कर ले, 50 अपने को कितना ही आधुनिक बना ले वो बना ले, मगर सपना जब आता है वो तो हमें अपनी भाषा में ही आता है। हमें हमारे भाव जो जगते हैं, हमारा रोना, हमारा हंसना, वो सब अपनी भाषा में ही होता है। इसलिए वो अपनी भाषा, वो फिर मातृभाषा हो, वो क्षेत्रीय भाषा हो, तो उसकी बात है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पर भी बात है कि अपनी भाषा को लेकर कहीं से भी आप हीन बोध ना महसूस करो, हीनता का बोध ना महसूस करो। सांस्कृतिक यानी एक सकारात्मक भाव आपका रहना चाहिए अपनी भाषा के प्रति। अब तीसरी बात जो यहाँ शिक्षा नीति में आई है कि देश की भाषाओं की जो एक तरीके से समय के साथ अनेक भाषाएं भारत की जो समाप्त हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, और कुछ जो बची भी है उनमें से बहुत सी है जो समाप्ति के कगार पर है। तो शिक्षा नीति एक प्रयास भी है उन भाषाओं को संरक्षित करने का, उन भाषाओं को बचाने का, और उन भाषाओं को किस तरीके से बचाया जा सकता है इस पर भी बात की गई है। तो यहाँ की हमारी भाषाएं किस तरीके से धीरे धीरे जब हमने उन्हें प्रयोग करना छोड़ दिया, जैसे आप घर में आपके कोई वस्तु होती है, फिर बहुत सारी वस्तु हो जाती है, और धीरे धीरे आप फैशन की ओर में ये होता है कि एक ही किसी अपने पुरानी जो आपकी कभी फेवरेट भी रही होगी उसको इस्तेमाल करना छोड़ देते हो, और एक समय के बाद वो धीरे धीरे उपेक्षित होकर कबाड़ बन जाती है, और कबाड़ के बाद वो घर से फिक जाती है। ऐसा ही कुछ हमारी भाषाओं के साथ हुआ, बहुत सारी भाषाओं के साथ, कि जब हमने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया, उन्हें प्रयोग नहीं किया, तो वो समाप्त हो गई। और इसी क्रम में ये कह लीजिए कि बहुत सारी भाषाएं गई, तो अभी भी मगर बहुत सी है जो वेंटिलेटर पे हैं और हमारे प्रयास उन्हें बचा सकते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा के संवर्धन को लेकर जो बात कही गई है, उसी वेंटिलेटर से उन्हें स्वस्थ वातावरण में, स्वस्थ हवा में प्रयोग के लिए कि सब प्रयोग करें, उसको लाने की भी बात है। इसके बाद अगर अब ये बात है कि हम भाषाओं के संवर्धन की बात करें तो इनका बचाव कैसे किया जाएगा, तो इसके भी उसमें बात की गई किस तरीके से उपाय है कि उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है कि जिससे वो प्रासंगिक भी बनी रहे। क्योंकि हमेशा हम जब साहित्य की बात अगर करें तो साहित्य पढ़ने पढ़ाने वाले अगर हम लोग हैं तो उसमें हम एक प्रश्न अक्सर आता है प्रासंगिकता का, और वो सिर्फ साहित्य का प्रश्न नहीं है, वो हमारे समाज का भी प्रसंग है कि वो हमारे समाज से, हमारे समय से कैसे जुड़े, हमारे समाज की आज की आवश्यकता कैसे बने। तो भाषाओं को किस तरीके से, तो इसके लिए जो प्रावधान रखा गया है उसमें ये कि हम अपने जो भाषाएं, केवल हिंदी ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाएं जो हैं उनका संरक्षण करें। किस तरीके से करें, उनमें साहित्य लिखकर, उन उसमें आप साहित्य लिखें, उसमें में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हो, शब्दकोश, क्योंकि अनेक शब्द भी विलुप्त होते जा रहे हैं। तो वो जो ग्रामीण देशज जो शब्द हम पढ़ते आ रहे हैं कि तत्सम तद्भव देशज, तो वो देशज शब्द कहाँ आएंगे, वो देशज शब्द फिर हमारे आपकी भाषा में आएंगे, प्रदीप जी की कविताओं में आएंगे। तो हमें उन देशज शब्दों को भी बचा कर रखना है। तो इसके लिए भी हमारी शिक्षा नीति ने प्रयास किए, यानी एक प्रावधान रखा है कि हम इस तरीके के कोशों का निर्माण, कोश का निर्माण करें, किताबों का, कहानी, नाटक, उपन्यास, इसके माध्यम से हम भाषा का संवर्धन करें। भाषा को संरक्षित नहीं करें, संवर्धन करें, यानी जो बची हुई उसे और आगे बढ़ाएं, इसलिए उसकी वृद्धि करें। फिर बात आती है कि शिक्षा नीति में कि क्या क्या और भी किया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और आता है, क्योंकि समय सीमा में बहुत जल्दी जल्दी चल रही हूँ, मुझे भी मालूम है, मगर इसमें एक प्रश्न और आता है कि हम भाषाओं को बचाएं कैसे, मगर क्योंकि भाषा बोलने वाले तो समाप्त होते जा रहे हैं, जो हमारी भाषाएं थी या ये कह लीजिए खत्म होने के कगार पे भी बहुत सी है, तो उन्हें बचाएं कैसे।
क्योंकि जो कुछ बचे हुए लोग हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं उनको प्रयोग करने वाले। तो इसके लिए भी शिक्षा नीति ने सोचा, इसके लिए भी अपनी चिंता जाहिर की है कि ऐसी फैकल्टी, इस तरीके के प्रोग्राम कार्यक्रम चलाए जाएं जिसमें एक शिक्षित अनेक लोगों को शिक्षित करेगा। तो एक तरीके से जिसे हम कौशल विकास भी कह सकते हैं, वो कौशल विकास केवल हुनर के रूप में नहीं, भाषा कौशल के स्तर पे भी बढ़े। तो उसकी भी बात है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया भी बननी चाहिए। उसके लिए फिर सृजनात्मक लेखन हो, आपके वर्कशॉप हो, इस तरीके की और इन सब की को वित्तीय सहायता तो फिर एनआरएफ देगा ही। अब इसके बाद उच्चतर शिक्षण संस्थानों में भाषा को लेकर बहुत सारे जो प्रारूप किए गए हैं, इसमें अब अगर अनुवाद भी हमारा आज का विषय है तो थोड़ी सी अनुवाद पर भी अगर मैं बात करूं तो अनुवादों के बारे में ये है कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे विचारों को इधर से एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने में। और पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अनुवाद के इसी महत्व को, इसी गुण को पहचाना है कि केवल ये नहीं कि बस ट्रांसलेशन, क्योंकि हम जब वो ट्रांसलेशन या अनुवाद के गुण हम पढ़ते या पढ़ाते तो हम देखते कि अनुवाद का मतलब ये नहीं कि वर्ड टू वर्ड या शब्द के अनुसार सिर्फ ट्रांसलेट करते, वो अनुवाद नहीं, उसमें भाव का अनुवाद भी होना चाहिए, भावों का अनुवाद भी होना चाहिए। तो अनुवाद को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। पहली बार ये रेखांकित करने का प्रयास किया है कि अगर विश्व के साहित्य को समझना है तो अनुवाद जरूरी है। जरूरी नहीं है उसके लिए आप वहां की भाषा सीखो, ऐसा क्यों नहीं सुलभ करते कि उधर की भाषा को अपनी भाषा में अनुवादित करके फिर उधर की साहित्य को, उधर की संस्कृति को, विदेश की संस्कृति को समझो। मगर उससे पहले अपनी संस्कृति को, अपने साहित्य को भी समझना जरूरी है, जो अनुवाद के माध्यम से संभव हो सकता है। तो इसीलिए विश्व को अपनी ज्ञान संपदा का परिचय कराने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हम पहले से भारत में नालंदा की हम अक्सर लगातार बात करते आ रहे शिक्षा नीति के अनेक उनमें, या तक्षशिला की, तो जो भारत ज्ञान की नगरी था और जिसमें जो शास्त्र ज्ञान में पारंगत था वो आज क्यों धूमिल हुआ। तो हमें मगर उस उज्जवल परंपरा का जिक्र करना है तो वो अनुवाद के माध्यम से हम समझा सकते हैं। तो इसीलिए अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण सेतु बंध का कार्य कर सकता है। और इसी अनुवाद के महत्व को देखते हुए एक ये कह लो विश्वविद्यालय की बात भी इसमें की कि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, जिसे नाम दिया है IITI, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की, इसकी बात की गई। अनुवाद के तकनीकी ज्ञान की बात की गई कि किस तरीके से उसको शिक्षण विधि के साथ जोड़ा जाए, केवल वो एक डिप्लोमा कोर्स बन के ना रह जाए, बकायदा विश्वविद्यालय अनुवाद के लिए बनाया जाए। क्योंकि अनुवाद के माध्यम से हम अनेक अपने कार्यों को सरल कर सकते हैं। हम, और ये मैं कोई अलग बात नहीं करी, हम लोग डिजिटल युग में रहने वाले लोग हैं, मोबाइल चलाने वाले लोग हैं। हम देखते हैं कि मोबाइल में भी तमाम तरीके के इनपुट होते हैं कि जिसमें आप ट्रांसलेशन का भी होता है, गूगल ट्रांसलेशन। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो गूगल को, उस कंपनी को, विदेशी कंपनी को क्यों जरूरत पड़ती है उसमें हिंदी के भी और अन्य भारतीय भाषाओं के भी फोन डालने की। तो इसीलिए अनुवाद की शक्ति और महत्व को, और उसे भारतीय भाषाओं में अनुवाद, और जरूरी नहीं है कि विदेशी भाषाएं, हिंदी में लिखी हुई कामायनी का तमिल में भी अनुवाद किया जा सकता है, उसको मलयालम में भी किया जा सकता है, या मलयालम की किसी रचना को आप हिंदी में, या संस्कृत और हिंदी का तो बहुत आदान प्रदान होता ही है। तमाम नाटक हो, जो बाण भट्ट के है का हो या मेघदूतम हो कालिदास के, तो कुल मिलाके के अनुवाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताई गई है, और जो निश्चित रूप से वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अगर और बहुत सारी चीजें हैं, मगर कुछ और मैं अपने उसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ कुछ और चीजों की बात की, जैसे किस तरीके से संवर्धन भी किया जाए और संरक्षित भी किया जाए। भारतीय साहित्य में समृद्ध साहित्य भारतीय भाषाओं का, तो उसमें अनेक पांडुलिपियां भी हैं,
उनके संरक्षण की बात भी की गई है, क्योंकि पांडुलिपियां जो वर्षों पुराने समय और ध्यान के अभाव में वो समाप्ति की ओर बढ़ चुकी है, बहुत से अवशेष ही बचे हैं। तो इसके संवर्धन की बात कर रहा है, और उनका संवर्धन किस तरीके से होगा, उनका संवर्धन के लिए भी इंस्टीट्यूट बनाए जाएं, उनके संवर्धन के लिए भी बाकायदा योजनाएं चलाई जाएं, और जिससे कि उन्हें बचाया जा सके। और इसके अलावा आप उन्हें किस तरीके से और वो कर सकते हो, संवर्धित कर सकते हो, इसके बारे में भी कि उनका डिजिटलीकरण करके, यानी कि आप उसकी एक सॉफ्ट कॉपी बनवाकर, एक ही नहीं मतलब अनेक, तो इस तरीके से भी आप भाषा के क्षेत्र में काम कर सकते हो, उसका संरक्षण कर सकते हो। क्योंकि जब हम मैं हिंदी पे ही विषय ध्यान केंद्रित करूँ, हिंदी पढ़ने पढ़ाने वाले हम लोग हैं, तो जब हम बात करते हैं कबीर की, हम बात करते हैं विद्यापति की, विद्यापति को भी पढ़ते हैं, कबीर को भी पढ़ते हैं, सूर, तुलसी और जायसी को भी पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, मगर हम उनकी भाषा पर बहुत कम बात कर पाते हैं। तो उनकी भाषा पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि जब हम उनकी भाषा पर बात करते या पहले से की होती, तो ब्रज भाषा ब्रज बोली में तब्दील न हो जाती। तो भाषा पर बात करनी जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रयोग से ही भाषा बची रहेगी। जब जब हम प्रयोग ही नहीं करेंगे, तो फिर हम कहे कि बस बचाने का काम करेंगे, मगर अंग्रेजी में बोलते या दूसरी अन्य विदेशी भाषा में बोलकर बचाने का नारा लेंगे कि गो बैक, तो ऐसे गो बैक करने से नहीं जाए बचेगी भाषा, तो बचेगी हमारी अपनी इच्छा शक्ति से। तो उसकी बात भी बड़े संजीदा गंभीरतापूर्ण ढंग से शिक्षा नीति भी करती है, हमें भी सोचना है, और इसके लिए वो उसमें तमाम फैकल्टी, नई जो शिक्षकों की भर्ती है उसकी भी बात शिक्षा नीति में, हिंदी और अन्य भाषाओं के संदर्भ में बता रही हूँ कि ये कह लो कि उन पदों को भरा जाए, शैक्षणिक शोध के लिए अकादमियों की स्थापना हो, शोध गुणवत्तापूर्ण शोध की बात है, तो शोध जो है वो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शोध भारतीय भाषाओं में ही अगर बात की जाए, तो जो साहित्य लिखा गया है उस पर भी, और जो लिखा जाना है उस पर भी, दोनों पर ध्यान दें। बाकी तो हमारे ये है कि उसके साथ साथ अगर बात की जाए कि आप एक लेखक है या एक रचनाकार है या शिक्षक है, वो हिंदी पढ़ाया जा रहा है, और मगर उसको या संस्कृत किसी भी, मगर उसे किस तरीके का ये कह लो कि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, एक तरीके से कोई स्थान नहीं मिल रहा है, तो इसकी व्यवस्था भी की करती है शिक्षा नीति। और इवन यहाँ तक कि छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति की योजना है, छात्रवृत्ति, और वो छात्रवृत्ति के साथ साथ वो छात्रवृत्ति ये केवल बीए एमए के विद्यार्थियों के लिए नहीं, वो पीएचडी तक के लिए, यहाँ तक कि इस पे कोई रिसर्च भी करना चाहता है, शोध भी, तो उसमें शिक्षकों के लिए भी ग्रांट की, फेलोशिप की बात है, पुरस्कारों की बात है कि पुरस्कार भी दिए जाए, रोजगार की बात है, क्योंकि देखो तमाम चीजें हैं, मगर उसको हमें जीविका से भी जोड़ने की, रोजगार से भी, तो रोजगार की भी बात, ये भाषा के माध्यम से किस तरीके के रोजगार, जैसे अनुवाद के रूप में रोजगार, पढ़ने पढ़ाने की श्रेणी में रोजगार, तो इसकी बात भी शिक्षा नीति करती है। और साथ में फिर एक तरीके से प्रोत्साहित उत्साहित करने का काम भी करते हैं कि हम पुरस्कार पालें या फेलोशिप पालें, मगर साथ में साहित्य रचना करना भी ना छोड़े, पढ़ाते रहें, पढ़ते रहें, मगर साथ में कविता, कहानी, उपन्यास, जिस भी विधा में आप लिखना चाहते हो लिखो, अपना जो शौक है वो बरकरार रखो। इसकी भी बात हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। अपनी बात को कि बहुत संक्षेप में रखनी थी, खत्म करने से पहले मैं एक गीत भी कह लो कि कुछ पंक्तियां जो बरसों पहले मेरे बचपन में कभी दूरदर्शन पर आया करता था, वो नाटक, उसकी वो पंक्तियां मैं कभी भूलती नहीं, और जब ये शिक्षा नीति आई तो मुझे फिर दोबारा वो पंक्तियां याद आ गई, और उसका शीर्षक गीत था कि क्या बनोगे मुन्ना, मम्मी कहती बनो डॉक्टर, पापा कहते अफसर, इंजीनियर बन जाओ भैया, बहना कहती अक्सर, बच्चे के विकास में बोलो बच्चे का क्या हिस्सा, इस सवाल के ही जवाब में करते शुरू हम ये शिक्षा। मुझे लगता है ये शिक्षा या ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये उसी सवाल का जवाब है जिसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है
कि ये भविष्य बनाने का महायज्ञ है। तो ये भविष्य हमारे मुन्ना मुन्नियों बच्चे बहुत लोगों के भविष्य बनाने का महायज्ञ है। अब बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा समय हो चुका है, मैं अपने आप सबका हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया मेरे ही परिवार में बोलने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। धन्यवाद मैम। निश्चय ही भाषाओं की निरंतरता बनाए रखना ज़रूरी है और वो दिन दूर नहीं, अगर ऐसा ही करते रहे तो हिंदी भाषा भी जो है लुप्त होने के कगार पे जा सकती है। लेकिन हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पर बहुत ध्यान दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा पहलू आपने हमें बताया। अब मैं हमारे आज के दूसरे वक्ता डॉक्टर प्रदीप कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। पहले थोड़ा संक्षिप्त परिचय मैं आपका करा दूं। वैसे वो परिचय की बस मैम संक्षिप्ति है। मैं थोड़ा करा सा दूंगा परिचय। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी हिंदी विभाग स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इनकी बीए एमए स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज और एमफिल व पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से संपन्न हुई है। ये 2005 से स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में अध्यापन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये एक अध्यापक ही नहीं, एक बहुत अच्छे कवि हैं और सामाजिक मुद्दों के प्रबुद्ध विश्लेषक हैं। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जैसे बिहारी की राधा, द्विजदेव के काव्य में प्रकृति का रचनात्मक उपयोग, प्यार की बोली इनका काव्य संग्रह है। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कृपया अपने विचार रखें और हम सभी को लाभान्वित करें। नमस्कार। आज के इस आयोजन में प्राचार्य प्रोफेसर प्रवीण गर्ग जी, विशेषज्ञ के रूप में प्रोफेसर विनय विद्यालंकार जी और डॉक्टर संदीप उपाध्याय जी, प्रोफेसर अलका मुदगल जी, संयोजिका के रूप में सम्माननीय प्रोफेसर विनीता कुमारी जी और संयोजन सहायक चेतना शर्मा जी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश कुमार दुबे और सहयोगी और साथ में शिक्षा और शिक्षण देने वाली डॉक्टर प्रतिभा राणा जी और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज परिवार के मेरे सभी गुरुजन, मैं आप सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में बात शुरू करूं तो शुरुआत मुझे लगता है यहां से हो जाए कि मुझे क्या गर्व है अपनी विभा का, चिता का धूली कण हूं, छार हूं मैं, पता मेरा तुम्हें मिट्टी कहेगी, समा जिसमें चुका 100 बार हूं मैं। साथियों, ये भारत की मिट्टी है और इस भारत की मिट्टी से मैं जाना जाता हूं। मेरी पहचान ये है। जब मेरी ये पहचान है तो सोचने की आवश्यकता तो है कि लगभग 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 900 से के आसपास विश्वविद्यालयों का ये देश भारत, जो दुनिया भर में सबसे विशाल और ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसको लगभग 70 से 72 वर्ष की आजादी प्राप्त होने के बाद भी हम आज किस मोड़ पर और किसको कंधे पर लेकर के ढो रहे हैं, सोचने की आवश्यकता है। सोचना होगा कि लाखों करोड़ों विद्यार्थी जो स्कूली शिक्षा को केवल और केवल रटने के कगार पर आगे बढ़ाते रहे हों, उस पर विचार करना। और सिर्फ न केवल विचार हुआ, आज की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रकार की घोषणा और जिस प्रकार के आयोजनों को लेकर के प्रस्तावित और प्रस्ताव हमारे समक्ष आए हैं, उनमें अनुशासनात्मक शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा के जो विकल्प आज हमारे समक्ष आए हैं,
वो इसमें मुझे कहने में कोई दुरेज नहीं कि निश्चित रूप से वो हमारा मार्गदर्शन और भविष्य के निर्माताओं का मार्गदर्शन तय करने वाले। साथियों, मुझे बहुत ज्यादा तो ज्ञान नहीं, पर इस छोटे सी बुद्धि में जितना समझ आता है वो शायद ये जरूरी है कि जो शिक्षा के साथ साथ हमें वोकेशनल स्टडीज जो मिलने जाएगी वो निश्चित रूप से भारत और भारत के भविष्य का मार्ग जरूर तय करेगी। मैं सिर्फ एक रटंतु शिक्षा के फेवर में ना पहले था ना आज हूं। हाँ, भारतीय संस्कृति के मूल्यबोध को जागृत करना, अगर कोई इस ओर कदम बढ़ाएगा तो मैं उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये पहल पूरे पुरजोर के साथ हमारे सामने है। जहां तक आज का विषय है कि भारतीय भाषाओं और अनुवाद, साथियों, मैंने एक बार सुना था कि भारत को ऑस्कर ना मिलने का एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारी पिक्चर्स का उतने बेहतर ढंग से हम अनुवाद नहीं प्रस्तुत कर पाते। उतना सुंदर अनुदित करने के बाद हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम उसको समाज और देश के और विदेश के इस सृष्टि के हर कोने का व्यक्ति उसको इतने ही बेहतर ढंग से देख पाए जितने बेहतर ढंग से मेरे भारत के लोग। शायद इस कारण से ऑस्कर की लाइन में हम उतनी आगे नहीं। अनुवाद की भूमिका तो बहुत बड़ी है साथियों, और प्रत्येक भारत का जो छोर है, अगर वहां कोई बात कर रहा है, उसके हृदय की बात को जानना मुझे हो तो जाहिर सी बात है कि उसमें अनुवाद की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण। मैं कहूं कि उन्न रंडम उन्न नाल यंजी यार यल्ले ऐश और उम्मद पत्य, तो पता नहीं क्या बोल रहे। मेरे बहुत सारे उत्तरी क्षेत्र के साथी नहीं समझेंगे, जबकि मैं मलयालम में 10 तक गिनती गिन रहा हूं। उन्न रंडम उन्न नाल यंजी यार यल्ले ऐश उम्मद पत्य। लेकिन अगर ये अनुदित हो जाए तो हमारे विचार राष्ट्र के, देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, उसका लाभ हो। और अनुवाद के माध्यम से, जैसे प्रतिभा जी ने बताया कि एक विशेष स्थान अनुवाद को यहां पर देने का प्रावधान किया गया है, और भारतीय भाषाओं के शब्दकोश पर विशेष बल दिया है कि विश्व कोश बने, ई कोश निर्मित हो, और शब्दावलियां ऐसी ई अद्यतन की ऐसी शब्दावलियां निर्मित की जाएं, ऐसे अनुप्रयोग कोश बनाए जाएं जिससे कि भारतीय भाषाओं को समझने में पूरा राष्ट्र अग्रणी हो, शब्द संपदा का विस्तार हो सके, प्रत्येक व्यक्ति एक एक बिंदु से जुड़ सके। भाषांतरण और भाषा के सुझाव का तो निमंत्रण है ही, अनुवाद की विवेचना और अनुवाद के क्षेत्र में कार्य योजनाओं के लिए, जैसा कि प्रतिभा जी ने बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एवं इंटरप्रेशन के माध्यम से क्या उसकी स्थापना की घोषणा की गई, ताकि प्रत्येक राज्य को इसका लाभ मिल सके। अनुवाद की अकादमी हो और विश्वविद्यालय में अनुवाद के कोर्स बेहतर ढंग से चलाए जाए, तभी हम इस पड़ाव में अपने बेहतर परिणाम को दे सकेंगे। नई शिक्षा नीति जो कि विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अनुदित भाषाओं की उपलब्धता को भी दिखाए, और भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, ज्ञान विज्ञान, अनेक प्रकार की शब्दावलियों का निर्माण।
जिसके माध्यम से मेरे देश का कोई भी विद्यार्थी, कोई भी नागरिक कहीं पर भी उपलब्ध हो, उसको ज्ञान मिले, उसकी शिक्षा में विस्तार हो, मातृभाषा में उसका विस्तार हो। क्या इस ओर हम सबका मन नहीं चाहेगा कि हम बढ़े? ये क्या जरूरी है कि हम कंधे पर जो चीज अभी इन बताया प्रतिभा जी ने, कि हम ख्वाब आज भी अपनी ही मातृभाषा में देख, आज भी हम कभी दिल खोल के बात करना हो तो अंग्रेजी में नहीं, अपनी हिंदी भाषा में ही करते, या जिस क्षेत्र में वो रहता है। अभी जैसे ही मेरे गांव, मेरे परिवेश का कोई व्यक्ति मिल जाए तो अनायास मेरे मुख से उसी के सहज शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वो शब्द, हम उस शब्द भंडार में, उस शब्द विस्तार में, उस अनुशासन में अगर शिक्षा का पड़ाव बढ़ता है तो इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या होगी। और साथ साथ जो नई शिक्षा नीति में वोकेशनल पर जोर दिया गया है, उन सारे बिंदुओं को बेहतर ढंग से समाज में, राष्ट्र में स्थापित किया जाए, इससे बेहतर कुछ और होगा नहीं। समय का ध्यान रखते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो इतने बेहतर ढंग से हमारे साथ आ रही है, हमें उसका मिलकर स्वागत करना चाहिए, उस पर बढ़ करके कदम मिला करके आगे काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू जी, नीतू जी को मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? ठीक है, मैं म्यूट थी, अभी अनम्यूट किया है। जी जी, धन्यवाद सर, प्रदीप सर, आपने हमें